हाँ जी बताइए। तो किसका डाउट है भाई? ये नंबर ऑफ क्या बोल, क्या है ये? इन अ ड्राफ्ट आपका क्वेश्चन है देवज्योति? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या डाउट है? इन अ ड्राफ्ट लॉटरी। मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं है अभी तक, अच्छा, लैंग्वेज का। कंटेनिंग 366 डेज ऑफ अ ईयर। एक ड्राफ्ट लॉटरी है। इन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 180 डेज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 12 मंथ्स? मतलब ये है कि एक लॉटरी है कंटेनिंग 366 डेज ऑफ अ ईयर। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ्रॉम 180 डेज ड्रॉन विदाउट, वी डब्ल्यू आर का मतलब क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट ना। आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 12 मंथ। तो मतलब 366 दिन में से तुम 180 दिन सेलेक्ट करोगे और वो 12 मंथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इवनली का क्या मतलब है? या तो इक्वली होना समझ आता है। आई थिंक सैम्पलिंग का क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हम्म कि लॉटरी में 366 दिन है और क्या प्रोबेबिलिटी कि पहले 180 दिन जो होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटर होगा अमन 12 मंथ। तो 180 डेज का क्या मतलब है? यहाँ पे 12 मंथ, 12 मंथ में मतलब 30 30 दिन बढ़ते 36 है ना। हाँ, मतलब ये जो 180 डेज है ये हर महीने के 30 दिन कंटेन करेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कहना चाह रहा है। समझ रहे हो? मतलब साल के 366 दिन है ना। तुमने ऐसा कुछ कह रहा है कि लॉटरी कंटेनिंग 366 दिन का मतलब लिस्ट बना के रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कैलेंडर होता है ना, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3। इस तरह से फॉर एग्जांपल तुम ये समझो कि तुम्हारे पास कोई लॉटरी सीट है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कह रहा है कि तुमने 180, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 180 डेज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 12 मंथ। इवनली मतलब है इक्वली, कहना चाह रहा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 12 मंथ। तो 12 मंथ का मतलब क्या है? 30 30 दिन सब में आएगा तभी होगा। लेकिन 360 हो जाएगा ना, तो एक हाँ सौ हाँ। अस्सी अच्छा। तो 30 का क्या रिलेशन है इसमें? क्या ऐसा बोल रहा है कि वो 30 डेज सेलेक्ट किया और क्या प्रोबेबिलिटी? आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है ये। इरेलीवेंट सा हाँ, लग रहा है मुझे। लैंग्वेज की गलत है। हाँ, मुझे कुछ क्लियर हो नहीं रहा, छोड़ दो इसको। हाँ जी अदिति बताइए, नेक्स्ट क्या आपका डाउट है इसमें? सर इसमें जो ये वो वाला पावर फंक्शन वाला है, इसमें ऑप्शन बी कैसे शो होगा? अच्छा, पावर फंक्शन जो कह रहा है कि आपने सिंपल वर्सेस कंपोजिट कर रहे हैं एंड ये क्रिटिकल रीजन भी दे रखा आपको। लेकिन क्रिटिकल रीजन मॉड में नहीं आएगा क्योंकि ये तो टू साइडेड है ना, तो मॉड में आना चाहिए। और बीटा पावर इज अ पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट। सो बीटा यहाँ क्या लिख रखा है? डैश लिख रखा है, डेरिवेटिव। हाँ जी सर।
मैं क्या कहना चाह रहा है ये, फाई ऑफ रूट एन म्यू नॉट माइनस म्यू बाई सिग्मा नॉट प्लस जेड अल्फा बाई टू माइनस, सो फाई बी माइनस फाई ए हम लोग क्या जानते हैं, तो उससे करके देख सकते हैं कि हम लोग ये जानते हैं ना कि सी डी एफ का जो डिफरेंस है ना, मतलब एफ एक्स एट बी माइनस एफ एक्स एट ए, तो ये हम लोग जानते हैं कि x मोर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, ये है। तो अगर ये वाला अप्रोच लगाएंगे तो राइट साइड हमारा कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा राइट साइड है ये होगा प्रोबेबिलिटी z, क्योंकि फाई है, फाई तो z का CDF है, तो z बिटवीन, तो कंटिन्यूअस में इक्वलिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या इससे आता है, रूट एन म्यू नॉट माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉट, और आगे है फाइव बी माइनस फाइव है ना, तो ए बाद वाला पहले आएगा, है ना, ए से बी, तो यहाँ माइनस वाला पहले आएगा माइनस के साथ, ये है, तो प्लस जेड अल्फा बाई टू यहाँ से लेके जेड लेस देन, ऐसे ही आपका नेक्स्ट नंबर है वही रूट एन, ये भी प्लस में ही है ना, प्लस जेड अल्फा बाई टू। ओके, तो यहाँ से क्या समझ आएगा हमें कि ये डैश का मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, डैश या तो गलती से लगाया, या देख लेता हूँ क्या है। तो क्योंकि हम लोग जो पावर जानते हैं, पावर तो वही है, तो यहाँ पे एच वन कंपोजिट है तो फंक्शन ऑफ बीटा आएगी, है ना, ये फंक्शन ऑफ बीटा आएगी। एंड इसमें कैसे पहुँचना है, यहाँ से जो हमारा क्रिटिकल रीजन है, तो मुझे लग रहा है क्रिटिकल रीजन जो यहाँ पे है, ये वन साइडेड क्यों दिया है, टू साइडेड होना चाहिए ना, टू साइडेड टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन टू साइडेड होगा, मॉड होगा। एंड क्योंकि इस केस में ना जो क्रिटिकल रीजन आपको मिलेगा वो टू साइडेड मिलेगा, है ना, इस तरह से होगा क्योंकि ये टू साइडेड टेस्ट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वे रूट एन तो ये म्यू का फंक्शन आएगा ना, म्यू का फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो प्रोबेबिलिटी में डेरिवेटिव का क्या चक्कर है, ये है बीटा म्यू एज पर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये म्यू मॉड होना चाहिए क्योंकि मॉड मिस हो, क्योंकि है ना टू साइडेड क्रिटिकल ले जाएंगे, टू साइडेड टेस्ट है, लेकिन इसने नहीं दिया है तो भी मान लेते हैं क्रिटिकल रीजन वन साइडेड, इसने वन साइडेड ही कंसिडर किया है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव वैसे क्या फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि बीटा का डेरिवेटिव एट म्यू, तो म्यू तो खुद अननोन है ना, बीटा का डेरिवेटिव एट म्यू, तो डिफरेंशिएट तब करेंगे जब बीटा एक्सप्लिसिटली आपके पास आएगा, तभी हो पाएगा ना। तो आई थिंक इसमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो।
ये क्या कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं इसको देखूं ये क्या कहना चाह रहा है, ये प्रोबेबिलिटी जो है कि जेड अल्फा बाई टू कोई नंबर है ना जिसका एक प्रोबेबिलिटी दिया है, तो म्यू नॉट माइनस म्यू अपॉन दिस, पावर होता क्या है ऐसे, जैसे मैं अगर वन साइडेड क्रिटिकल लूँ तो पावर को देखिए ना, रिजेक्शन रीजन की तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली बीटा जो हम निकालते हैं वो फाइंड करेंगे, ये जो जो भी क्रिटिकल रीजन दे रखा है जो बना रखा है इसने, यही तो निकालेंगे दिस। अब डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन का ये क्लेम है ना कि इसका डेरिवेटिव ये है, क्योंकि ये तो हमारा पावर है ना, दिस इज पावर, तो ये एक ऑप्शन ऐसा कहना चाह रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये आएगा, तो कैसे आएगा। हम्म वही म्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा ये। आई थिंक मुझे कुछ मतलब गड़बड़ लग रहा है, मुझे तो क्वेश्चन ऑप्शन समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसको अभी तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, स्किप किया तो गलत है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है नेक्स्ट बताओ। सर ग्रुप पर भेज दिया मैंने रुक दो जाओ तुम रुक क्वेश्चन। जाओ, हाँ अब दो ही क्वेश्चन है आपके, बताइए। नेक्स्ट में क्या डाउट है जी। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सी ऑप्शन कैसे शो करेंगे? सी वाला, हाँ जी सर, बाकी सब तो हो गया, सी में ही प्रॉब्लम है। सो यहाँ से आपके पास क्या है, ये तो मुझे लग रहा है ये हमने x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा है, तो मतलब मॉड xi यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो अभी तत्काल इसको yi मान लो, तो y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ, मिनिमम ऑफ xi का मॉड, यही मतलब है जो उसने रखा है i फ्रॉम 1 to n, एंड आपको पूछ रहा है कि एक्सपेक्ट है ना, तो मैं वाई आई ले रहा हूँ मॉड एक्स आई को, तो ये बोल रहा है कि तो मेरे पास जो y1 सैंपल है yi यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो ये हो जाएगा y1 गिवन y y1 ये जस्ट रैंडम वेरिएबल है, y1 यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इक्वल टू t, ये क्या होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा में आई थिंक जो मैक्सिमम होता है वो होता है कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना, ये चीज़ है। तो जैसे यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें यूएम भी हुई क्या आता है, अगर मैं पूछूं यूनिफॉर्म 0 थीटा में थीटा का यूएम भी हुई क्या आता है, याद है। n by n plus 1 maximum mod of xi. कितना कितना, n by n plus 1 maximum of mod of xi. ना मतलब इस वाले में आप बता रहे हैं, मैं इस वाले में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये mod वाई of एन, हाँ ठीक है समझ गया जो आप कह रहे हैं, ये है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, अगर यहाँ मिनिमम की जगह आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम होता, दिस विल नॉट कम, दिस जो दे रखा है इसने, और क्योंकि होता क्या है यहाँ पे मैं अगर ये निकालता y1 का एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 होगा थीटा बाई 2, सर वो n+1/n होता है, हाँ UM भी n+1/n, क्योंकि एक्सपेक्टेशन n/n+1 होगा ना, तो अपोजिट हो जाएगा सर। और चेक कर सकते हो तुम इसका वो निकाल के ना, एक्सपेक्टेशन निकाल के, अनबैस्ड होना चाहिए, पर ठीक है इसके टर्म में कुछ आएगा तो मे बी n+1/n होगा, जो भी है, तो उसको तुम ठीक कर लो।
मतलब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखोगे तो इजी होगा, एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि y1 इंटू कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर yn है ना, तो ये कुछ ये आएगा है ना, यही आएगा ऐसा कुछ, लेकिन ये अनबैस्ड होना चाहिए। तो अनबैस्ड तो अभी नहीं है y1 का वहाँ से एक्सपेक्टेशन कितना आता है θ/2 है ना, तो बैलेंस करने के लिए 2 इधर ले आओ है ना, ऐसा कुछ होगा। तो ये राव ब्लैकबेल थ्योरम से यूएम यू आएगा ना, इसको आई थिंक सिंप्लीफाई होकर ये आना चाहिए जैसा मुझे लगता है। अब बाकी ये है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो लेंदी अप्रोच है, हाँ लेंदी अप्रोच में ये हो गया कि आप जॉइंट निकालो फिर जाके कंडीशनल निकालो। तो यहाँ मेनली जो क्वेश्चन जिसने बनाया है उसका ये माइंडसेट है कि राव ब्लैकबेल थ्योरम क्या होता है कि जो आप ब्लैकबेल प्रोसेस जो है कि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, यहाँ डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, टी कंप्लीट सफिशिएंट है, सो दिस इज यूएम भी यू ई ऑफ जिसका भी अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर थीटा का है तो थीटा का आता है, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट सफिशिएंट के इक्वल आता है। तो यहाँ जो राइट साइड में लिख रखा है ना, आपको ये देखना है यूएम भी यू ई है क्या, तो यहाँ उसी इंटेंशन से इसने बनाए हैं। तो आई थिंक यहाँ वाई एन होता ना तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो उसने क्या किया है मैक्स की जगह मीन कर दिया है, मैक्सिमम जो होता है उसका मिनिमम कर दिया है, और तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो सही हो जाता, ये है। बाकी गलत दिखाना है तो फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो, कैसे प्रूव करोगे, ज्वाइंट निकाल सकते हो है ना, कंडीशनल, ये बिल्कुल वैसे हुआ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाली बात हो गई ना। या अगर वेरीफाई करना तो एक काम करो, जैसे टी है, तो ये टी अगर मैं हटा दूं जस्ट आपके समझ के लिए, तो यहाँ पे ये है टी मैंने हटा दिया ना, तो ये अभी y1 है। अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दो, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लगा लो, मतलब जो ऑप्शन सी है वो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लो, तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लगा लो। अब यहाँ से आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या होगा फॉर्मूले से e ऑफ y1, और ये क्या होगा n+1/n e ऑफ y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो जबकि आप देखोगे ये निकालोगे तो ये और ये इक्वल नहीं आएगा, आप चेक कर लो, अगर इक्वल आएगा तो सही हो सकता है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ अगर दोनों इक्वल है, मान लो ट्रू है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दिए, तो इसका और इसका आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन अभी आप देखोगे ये डिफरेंट है, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आप दिखा सकते हो। अब ये निकालो, निकालना आता ना हाउ टू फाइंड, यहाँ मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, मतलब पीडीएफ होता है ना फर्स्ट ऑर्डर से पीडीएफ सीडीएफ निकाल के एक्सपेक्टेशन सर निकालो। ये देखो वाला कैसे आया n+1/n इज इक्वल्स टू y मिनिमम, ये वाला एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला, कौन से वाला, ये लेफ्ट साइड? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 गिवन y मिनिमम इज इक्वल्स टू n+1/n y मिनिमम। अरे मैडम ये तो आप जानते होंगे ना, ई ऑफ एक्स गिवन वाई किसके इक्वल होता है ये? नहीं सर ये तो पता एक्सपेक्टेशन हाँ हाँ, तो फिर क्या डाउट है, वो तो मैंने ऑप्शन लिखे थे। सर आपने, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है। वो तो मैं ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, तो मैंने ऑप्शन में ही क्या कहा आपको, ऑप्शन सी जो है मान लो ट्रू है एग्जांपल के लिए, फॉर द टाइम बिंग अज्यूम कर लिया इक्वल है, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाओ, अगर इक्वल होगा, मैं अगर ये कहता हूँ कि एक्स और वाई इक्वल है तो ई एक्स ई वाई भी तो इक्वल होगा ना, लेकिन ऑप्शन सी आपका हाँ ये जी है, सर। तो मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों इक्वल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसका मतलब इक्वल तो नहीं हो सकते ना, अगर वैसा होता तो ये होता P implies Q then not Q implies not P, इस तरह से। ओके सर। हाँ जी भाई, निशांत जो भी निशांत है, आपने PYQ सॉल्व किया है जैम का सारा? ये तो जैम का ही PYQ के क्वेश्चन है ना, तो आप ऐप पे जाओ, ऐप पे सारा PYQ ऑलरेडी अपलोड है, 2005 से लेके 2024 तक के हर पेपर का PYQ डिस्कशन हुआ है। तो मैं डाउट में वही क्वेश्चन, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो सारा बच्चा, मतलब एक क्वेश्चन को मैं 100 बार नहीं बताना चाहता, एक बार हमने क्लास में करा दिए, वो ऐप पे रिकॉर्डेड अपलोडेबल है, अब वहां जाके देखो PYQ वाला जो आई थिंक रैंकर 3 नाम का बैच, रैंकर 2 या 3 होगा, आई थिंक रैंकर 1 था ना जैम PYQ, रैंकर 3 गेट PYQ चल रहा है, तो उसमें ऑलरेडी रैंकर पिछले 1 साल है। है ना, 1 है ना, रैंकर 1 है, उस नाम से ऐप पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने 2005 से 2024 तक के सारे पेपर के सॉल्यूशन लिखाए हैं, जैम के कराए हैं, रिटर्न सॉल्यूशन भी है, तो ये सब आपने जो भेजा है ये सब जैम का PYQ सॉल्यूशन ओके है। सर। हाँ तो आप वहां जाके देखिए, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा,
इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी है ड्राइव में, आपको वो भी मिल सकता है। आप ग्रुप में टेक्स्ट करो, कोई बच्चा भेज देगा। 2005 से 2024 तक के जैम के पीवाईक्यू का रिटर्न सॉल्यूशन भी है, तो वो भी मिल जाएगा ऐप पे। उसका मैंने कराए हैं सॉल्यूशन, वो भी है, रिकॉर्डिंग है, तो वहां से देखो। अगर नहीं समझ आता फिर आप पूछो, ये है। बाकी ये सब पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं। ग्रुप में भेज दो, कोई बच्चा सॉल्व करके भेज देगा आपको, जिस ग्रुप में हो ना वो कोई भेज देगा। नहीं तो आप देख लो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बुक अवेलेबल है, रिटर्न सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसमें देख लो आप, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। जैसे देखो किसी ने, प्रदीप ने भेज दिया ना सॉल्यूशन आपको इसका, ओके सर। ऐसे सारे सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, अर्का है, ये क्या भेजा है? एक मिनट। तीसरा जमान, तुम्हारा क्या डाउट था बताओ। सर कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं आप? तुम बताओ, डाउट फैकल्टी को भेजते हो, डाउट फैकल्टी हेल्प नहीं कर पाता इन सब में? नहीं, ये चारों में तो नहीं बताया है। अच्छा, बताओ कौन सा तुम्हें बता पूछना है, कहाँ से स्टार्ट सर करें, कोई बताओ। फर्स्ट वाला का MGF है एक्स फॉलो करें यूनिफॉर्म 1,2, और सेकंड वाला जो बन रहा है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1। हम्म तो x-1 है तो वो भी तो यूनिफॉर्म 0,1 है, लेकिन उसके बाद ये जो मीन जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी बाई लेस देन मीन, बाद जो उसके बाद जो टर्म है उसको सब ब्रेक कैसे करना, मैंने क्या आंसर नहीं है ऐसे। ग्राफ बनाना आता है तो मिनिमम का ग्राफ, पहले अलग अलग ग्राफ बना लो ना भाई। x-1 के होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है? हाँ वो तो पारा बोला जैसा होगा, 1 होगा उसका हाँ, सेंटर। 3 - 2x का ग्राफ बनाना आता है? हाँ तो इसका मिनिमम समझ हाँ। आता है। दो ग्राफ एक के ऊपर एक होगा, तो जो ग्राफ नीचे है वो मिनिमम है, जो ऊपर है वो मैक्सिमम है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना आता है तो कहीं पे दोनों कट कर रहा होगा ना। हाँ तुम्हारा डाउट कहाँ है, क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? हाँ वही नहीं हुआ था। कहाँ ग्राफ बनाया तुमने, दिखाओ मुझे, ग्राफ कहाँ बनाया तुमने? ग्राफ मेथड से किया ही नहीं था, वैसे नहीं आ रहा था तो समझ, वैसे ये कैसे डायरेक्ट किया। तुम्हें कैसे पता कौन सा फंक्शन कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, कैसे डिसाइड कर लोगे? अगर दो फंक्शन का मिनिमम लेना है तो तुम्हें कैसे पता है कौन छोटा है कौन बड़ा है? वो तो ग्राफ बना के ही दिखेगा ना कहाँ कट रहा है। जैसे ग्राफ अगर ऐसा होता है तो हाँ हाँ कर रहे हो, जैसे मुझे लग रहा ग्राफ बनाए हो तो हाँ हाँ कर रहे हो बस। अगर ये दो फंक्शन है तो लोअर है तो ये मिनिमम है, यहाँ पे जो मैक्सिमम था वो मिनिमम हो गया। तो डिपेंड करेगा रीजन क्या है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 से 1 में ये मिनिमम है, 1 से 2 में ये वाला मिनिमम है, वही करना है। और पहली बार मिनिमम थोड़ी देखा है तुमने, इससे पहले मिनिमम कभी नहीं देखा है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तुम ग्राफ बना के भेजो मुझे, ग्राफ क्या है। ग्राफ से करेंगे इसको। ये अपनी मर्जी से कैसे तुमने कुछ भी ब्रेक कर दिया। पहले मिनिमम में कोई एक ही होगा, तो तुम्हें देखना होगा एक्स की किस वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन मिनिमम है। तुम्हारा सपोर्ट है 0 से 1, 0 से 2 है एक्स का सपोर्ट, 1 से 2 है। देखो 1 से 2 में कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ग्राफ बना के दिख जाएगा कि 1 से 2, एक्स जब 1 से 2 के बीच है तो फंक्शन दोनों का ग्राफ बनाओ। फिर देखो जो जिसका ग्राफ बिलो होगा वो मिनिमम है, जिसका ग्राफ एबव होगा वो मैक्सिमम है। ग्राफ बनाओ फिर देखो। दूसरे में बताओ क्या है। सर उसको बाउंडेड वाला पूछा है वो, हम्म इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर। बाउंडेड क्या है, उसे कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में। बाउंडेड का डेफिनेशन क्या होता है, कोई फंक्शन कब बाउंडेड होता है? बाउंडेड क्या डेफिनेशन है, कभी पढ़े हो कि ये भी नहीं पढ़े हो कभी? अभी सर सीक्वेंस सीरीज, अभी सिलेबस अभी में। सीक्वेंस पढ़ा रहे थे ना, सीक्वेंस में पढ़ाया होगा ना बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन ही पढ़ाया हाँ होगा क्या सर। है। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बाउंडेड वर्ड पे आए हैं, तुमने पीवाईक्यू किया है ना। तो क्या होता है बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है? सर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए सम ये सब। अरे भाई कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड कब बोलेंगे इसको हम?
मान लो कोई सेट बोल दे ऑन सेट, जैसे लिखा माइनस सी से सी लिख दिया, तो ये बाउंडेड कब होगा? एफ पढ़ो ना, वी नहीं इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कोई लिमिट ना, मिलेगा। नहीं याद है तो गूगल कर लो, बुक खोल लो, यूट्यूब पे देख लो, ऐसे डेफिनेशन तो याद होने चाहिए भाई। अगर सीक्वेंस में पढ़ाया हुआ तो ऐसा बताओ कि मॉड ए एन लेस देन एम होना चाहिए, ये है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फंक्शन में है तो ये है कि मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, एम कोई रियल नंबर है। जो भी सेट की बात कर रहे हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस सी से सी, तो यही तुम्हें देखना है, तो उसके लिए तुम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, वो भी ठीक है, कि बाउंडेड मतलब फाइनाइट आंसर आने चाहिए। तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ क्या आ रहा है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फंक्शन जो है। आर साइन आर स्क्वायर आर साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ रहा है। तो साइन साइन तो बाउंडेड होता है, साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है? हाँ वो तो -1 से +1 और है। बाहर आर है, अगर आर टेंस टू इन्फिनिटी ले लूंगा तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू फंक्शन की? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स अगर आर में बहुत लार्ज लूंगा तो फंक्शन बहुत लार्ज हो जाएगी, और बहुत लार्ज होने का मतलब वो इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड होता है तो आर तुम कुछ भी ले लो वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तो ये अनबाउंडेड हो गया फंक्शन। अब वैसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो इसको, समझ आया बाउंडेड का मतलब? कि फंक्शन मैं आप पोलर में कन्वर्ट करूंगा, आर टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा, तब भी उसको कोई फाइनाइट टर्म बनाना चाहिए। अगर फाइनाइट आता है तो बाउंडेड है, नहीं आता है तो अनबाउंडेड है। नेक्स्ट में बताओ। सर ये तो एक फॉलो कर रहा है एक्स और ये लाप्लास जैम 1, ये जैम 1 पीवाईक्यू और का क्वेश्चन है, नहीं वहां नॉर्मल था पीवाईक्यू में 2015 या 22, 2022 में देखना जाके, अभी बोल देता हूँ मैं, 2022 का ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है शायद, या एमएसक्यू है 2022 में। यहाँ पे इतने जितने बनाए हैं 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी तुमको पीवाईक्यू खोल के दिखा सकता हूँ। उसमें क्या था, उसमें ये पीडीएफ था, x-1 का होल स्क्वायर, वह नॉर्मल का था, यहाँ बस उसने चेंज कर दिया। एनीवे बताओ, तुम देख लेना खोल के पेपर, ठीक है? 22 या 21 में, मैं श्योर नहीं, 21 या 22, 22 में ही, ये 22 में है इस तरह क्वेश्चन। सर इसमें EX³ मतलब कि उसको करने के लिए 1 मिनट, तो इसमें जो है यहाँ तक याद है 22, 23, 21, 22 के पेपर में उसको देखना तुम। इसमें जो है तो 22, अच्छा किसका खोल दिया मैंने, हमें तो एमएस का देखना है ना, दूसरा पेपर खोल दिया। तो इसमें जो है, इसमें क्या करते थे, इसका अगर सॉल्यूशन तुम्हें देखा होगा मैं बता देता हूँ, तुम अगर वो कर लिए होगे तो ये भी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, हमें तो एमएस का देखना है ना। एमएस में जो है शायद 22 या ये तो 22 का है ना, हाँ। एक क्वेश्चन होगा जहाँ ई की पावर डबल एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट पे है, शुरू में नहीं एंड में ही है जहाँ तक मुझे याद है, वो एंड का ही क्वेश्चन था। एनीवे ढूंढ लेना है तो फिर टाइम लग जाएगा, इसे मैं बता ही देता हूँ। तो ये जो होता है ना ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू वाई गिवन एक्स, उस पर हो जाएगा। ये लास्ट में था जहाँ तक मुझे याद है ना, कुछ वैसा कोवेरियंस, वहाँ भी कोवेरियंस ही पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ नॉर्मल की जगह इसने वो तुम्हें कर दिया है। 22 या 21, अब मैं याद तो नहीं है, तो 21 का देखना पड़ेगा फिर खोल के मुझे, जहाँ तक रहे तो 22 का या 21 का ही है। सर नॉर्मल रहता तो x³ ये सब निकल जाता इजीली, ये लाप्लास है तो x³ के लिए 7-8 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, अच्छा, तो नहीं समझा। तो देखा ना 21 या 22 के पेपर में ये क्वेश्चन सिमिलर है, बताओ फिर भी देखता हूँ क्या है। तो इसमें मुझे ये सर बताओ, ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या लिखना पड़ेगा इसको? y की वैल्यू यहाँ से है ना, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, अगर ऐसा लिखता हूँ, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये तो हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a, है ना? तो सिंपल रिजल्ट है,
अब बताओ ये क्या है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे है e की पावर एक्स माइनस में प्लस वन मॉड को एक्स माइनस वन, और ये क्या है y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर तो यहाँ से इसका पीडीएफ कितना बनता है, 1/b - a ना। वन बाई टू। तो 1/2 मतलब टोटल कितना आ जाएगा, ये नीचे 1/2 मतलब 2 हो जाएगा टोटल, ऐसा इंटू 2। हाँ तो यहाँ से जो है आपके पास, तो यहाँ जो हमारे पास x है ये है तुम्हारा लाप्लास, क्या पैरामीटर है, म्यू की जगह 1 है और b की जगह कितना है, वन। लेकिन 1/2 भी नहीं होना चाहिए था अगर वैसा है तो, लेकिन ये ज्वाइंट है ना इसीलिए ये एक्चुअली है, यहाँ 1/2 है और यहाँ 2 है, अब होगा पीडीएफ, ठीक है, तभी तो मिलके वो बनेगा। जब ये कटेगा, यही दे रखा है तुम्हें पेपर में, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है ना। अरे भाई लाप्लास का पीडीएफ क्या होता है, 1/2 भी होता है ना ये। हाँ वही मैंने भी लिखा है उतना। फिर तो मैं ये कह रहा हूँ ये 2 है इसका पीडीएफ, तो यहाँ 1/2 आएगा ना, तो ये हुआ x का पीडीएफ और ये हुआ इसका पीडीएफ, तो ये टोटल ये बन गया। हाँ, तो यहाँ पे लाप्लास है 1 एंड y गिवन x है यूनिफॉर्म x² - 4 से x² + 1/2। जिन लोगों ने पीवाई को ढंग से किया उनको याद आ रहा होगा ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 21 या 22 में है, देख लेना एक बार ठीक से। एनीवे अब क्या पूछ एक रहा ही है। इसमें है ऐसा, हाँ लेकिन वो नॉर्मल का है। किसका है, हाँ नॉर्मल है उसमें लाप्लास की जगह। अब बताओ कोवेरियंस क्या पूछा है तुमसे, एक्स वाई का तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल में, बताओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ कोवेरियंस ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई गिवन एक्स। लगाओ इसको, क्या आएगा इससे अब, तो जिसने बनाया बस उसने उतना ही दिमाग लगाया है, उसने उतना ही चेंज किया है इसमें। अब बताओ इसमें क्या है, y गिवन x का एक्स का एक्सप्रेशन कितना है, एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसमें कितना आया ये e ऑफ सर x। हाँ अब x³ में 8 बार इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक बार में ही हो जाएगा। क्या होता है x³ का इंटीग्रेशन का e ऑफ x³ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। एक्स की इंटू पीडीएफ जो है एक्स का। तो ऐसा क्या इंटीग्रेशन आगे अगर तुम कर नहीं पा रहे हो, मुझे बताओ इसका क्या होता है सपोर्ट, -∞ से +∞ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वो ब्रेक होगा ना एक बार, कितने में ब्रेक माइनस होगा। इन्फिनिटी वन तक। हाँ तो इसमें वही तो कह रहा हूँ, तो ब्रेक होगा तो करते क्यों नहीं हो। सर और वो फिर एक्स क्यू का टर्म एक बार फिर से इंटीग्रेट होगा, डिफरेंशिएट होगा ऐसे करके 3 3 6 बार। हाँ तो तो कोई अभी बात नहीं, पूछ जो भी रहा है तो था। करना पड़ेगा ना। ये तो गामा तब लगा पाओगे जब, गामा यहाँ तब लगता ना जब 0 से इन्फिनिटी होता है, तो उसके लिए तुम्हें एक और काम कर सकते हो, थोड़ा आसान बनाना है तो x - 1 को y मान लो, तब जाके हो जाएगा। वो तुम्हें सोचते इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 12th में बच्चा सीखता हो, तुम्हें सोचना आप कैसे इंटीग्रेट आसानी से करोगे। इसको y मान लो x - 1 को, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा लिमिट, ठीक है। अब y मान लोगे तो गामा में ब्रेक हो जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये अगर नहीं करना है तो पहले ये कर लो, अब ये करोगे तो इसमें आसानी से कुछ हो जाएगा, या e की पावर माइनस मॉड y हो जाएगा। तब ये फ़ायदा होगा, 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी तो गामा फंक्शन लगा पाओगे, तब बाई पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये करो, ये सब तो इंटीग्रेशन का टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन का। वहाँ से लगाओ e की पावर माइनस मॉड y हो जाएगा और x की वैल्यू y+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको खोल लो a+b होल स्क्वायर से, एंड ये सब खुद दिमाग लगाओगे हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, dy हो गया, लिमिट क्या होगी -∞ से +∞। अब मॉड खोलने के लिए मुझे 0 ब्रेक करना पड़ेगा, -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी गामा में चला जाएगा, -∞ से 0 उसमें फिर से -y को x मान लो कुछ, तो मतलब 0 से इन्फिनिटी में ब्रेक कर लो इसको। समझ आया कि नहीं, हाँ उसके लिए हाँ वर्क सर। करना पड़ता है भाई, सीधा ऐसे। और इसका रिजल्ट भी होगा, और तुम्हें याद नहीं तो वैसे रिजल्ट भी है, रिजल्ट से भी कर सकते हो। नेक्स्ट में बताओ क्या इसमें पूछना है। सर नेक्स्ट में जैसे उसका तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यही होता है ना, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, और फिर वही सेम प्लस में। तो जेड 0.025 का आपने बताया था कि ये राइट साइड में 0.025 और लेफ्ट साइड में
0.975 तो 5 1.645 का वैल्यू होता है 0.975 जो कि अल्फा सॉरी जेड 0.025 आएगा। तो ये वन टेल्ड और टू टेल्ड का कुछ इसमें था। अरे भाई ये जैम का पीवाई क्यू है, तुम्हें पता है? जैम का आ चुका है क्वेश्चन, पीवाई क्यू है क्वेश्चन ये। और ये तुम्हें हाँ क्लास है। जब पढ़ाया हूँ तब भी कराया हूँ, तुम्हें 4 बार ये क्वेश्चन डाउट अभी तक पूछ चुके हो तुम। और ये पीवाई क्यू ऑलरेडी दे रखा होगा, तुम क्या कह रहे हो? फाई ऑफ पीवाई क्यू ढंग से रिवाइज करो, इसलिए एक बार करोगे ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे, सब आ गया है। और सच्चाई ये है कि पीवाई क्यू का अभी सॉल्व करोगे 50% क्वेश्चन नहीं होंगे, वो गलत फहमी में होगे कि तुम्हें सब आ गया है। बताओ ये क्या है? 1 पॉइंट क्या बता रहे थे तुम? 1.645 ये तो दे रखा होता है पेपर में, जैम के पेपर में, ठीक है? कितना है? सर ये टेस्ट में था तो दिया नहीं था तो ये ठीक है बताया 975 है। 1 मिनट, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो नंबर है इसका CDF पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.975 है, 0.025 है, तो ये Z 0.025 हो गया, ठीक है। यही था क्वेश्चन में पूछ रहा था जेड 0.025 तो 1.645 से आंसर नहीं आ रहा था। और इसमें वो आंसर उससे आ रहा था टू टेल्ड वाला कुछ होता है जो सेम आंसर देता है 1.965 की वैल्यू तो वो नहीं आ रहा था। इसमें एक्चुअली यहाँ गलती हमारी ये है कि हमें वैल्यू देना चाहिए, जो हुआ था वो लिखना चाहिए ना, सिंपल है। तो इसमें क्या है? सिग्मा बाई रूट 10 जेड अल्फा बाई 2 0.98 है, यही है। तो सिग्मा तो ठीक है, रूट 10 ठीक है, जेड अल्फा बाई 2 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पे कितना परसेंट लेवल 95%, 1 माइनस अल्फ़ा है 95%, तो अल्फ़ा है 5%, ठीक है। तो अल्फ़ा बाई 2 है 2.5%, ये है। और अगर ये वैल्यू ऐसा है तो वैल्यू तो यही है एक्चुअली में, कोई पेपर खोल कर देख लेते हैं। तो ये आई थिंक 2014 का, ये वैल्यू शायद ये 14 का पेपर है, ठीक है। ये देखो तुम जो बता रहे हो यहाँ पे वो है ही नहीं जो हमें चाहिए ना। ये 13 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ भी इसने कुछ इंपॉर्टेंट मतलब लिखा ही नहीं, यहाँ बस लिखा है 5 2.33 ऑलमोस्ट 0.99 है, ये डेटा दिया है। ये तो PYQ का ही क्वेश्चन हालांकि है, लेकिन देखना पड़ेगा। सर 2017 में है। ये रहा देखो, तो तुम गलत, तुम मुझे बता रहे हो एक्चुअली, है ना, तुम खुद मिसगाइडेड हो, मुझे मिसगाइड कर रहे हो। समझ आया कहाँ गलती है तुम्हारी? ये क्या है? हाँ ये तुमने मुझे अभी क्या 5 बताया है? तुमने बताया इसकी वैल्यू ये होती है, तुमने मुझे ये बताया है। तो ये तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, तुम पेपर खोलो, पेपर में अगर जरूरत पड़ेगी जैम में तो दे रखा होगा, ठीक है। तो गलती तुम खुद गलती करके तुम मुझे भी टाइम पास करवा रहे हो, खुद भी टाइम पास कर रहे हो, कहीं ढंग से वेरीफाई कर ले। और ये सब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तुमने कहाँ देख लिया पता नहीं है, कहाँ देख लिया तुमने ये? अगर तुम एक पेपर खोल के वेरीफाई कर लेते तो दिख जाता, और उसमें फालतू में टाइम वेस्ट करवा रहे हो मेरा भी। और ये तुम 4 बार पूछ चुके हो, मुझे खुद तुम्हें याद है कि पता, याद ही है, ये क्वेश्चन तुम जब से मैं पढ़ाया हूँ 4 बार पूछ चुके हो, सेम क्वेश्चन। और तुम ही पूछो, ये बता, क्योंकि मुझे कई बार देखा है सेम क्वेश्चन, तुम्हें दिक्कत है। एनीवे नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। हाँ जी, कौन और किन का डाउट है? सोहम कोई भेजा हुआ है यहाँ पे? ये भी PYQ का डाउट है भाई।